नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बीजेपी कांग्रेस में कुनबे की कलह से कई सीटों पर पेच फंसा है। दोनों दलों ने पहली सूची में कद्दावर नेताओं को टिकट तय कर चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन टिकट को लेकर कुनबे की कलह से दोनों ही प्रमुख दल उलझे हैं। कई सीटों पर टिकट को लेकर दोनों दलों में असंतुष्टों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस भी अपने सबसे अनुभवी और दिग्गज नेता हरीश रावत को चुनावी रण में उतारने पर अभी कोई फैसला नहीं कर पाई। कांग्रेस में 17 सीटों नरेंद्रनगर, टिहरी, कैंट, डोईवाला, ऋषिकेश, रामनगर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर, लक्सर, हरिद्वार, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, सल्ट, लालकुआ, काला ढूंगी पर पेच फंसा है। वहीं बीजेपी में डोईवाला, कोटद्वार, झबरेड़ा, रुद्रपुर, लालकुआ, केदारनाथ, रानीखेत, जागेश्वर, पिरान, कलियर, हल्द्वानी, टिहरी सीट पर पेच फंसा हुआ है। तो कई सीटों पर दिग्गज पेच फंसा रहे हैं। ये जो अपने हैं, जो बागी हो रहे हैं, वो बड़ी मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। ब्रजेश मेरे साथ जुड़े, एसोसिएट एडिटर ब्रजेश। मुश्किलों का सामना दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं। पेच फंसाने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चाहे वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, जहां कहीं पर भी बगावत हो रही है, वो बगावत अपने ही लोग कर रहे हैं, जिन्होंने 5 साल तक मेहनत किया, जिनको इस बात की उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब मौका आया तब दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया, तो जाहिर तौर पर आक्रोश होना लाजमी है। और यही वजह है कि जो बाकी की सीटें हैं वहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बगावत है ये बगावत नुकसानदेह हो जाए। ऐसे में पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक ने 53 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने जो है 59 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो ऐसे में अब दोनों मिलाकर के ये कोशिश हो रही है, तो पहले पुरानी बगावत को कमजोर किया जाए, शांत किया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए और उसके बाद आगे की सीटों के ऐलान किए जाए। इसी उहापोह की स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी अपने बाकी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रही, और ये बगावत दोनों पार्टियों के लिए मुश्किलात खड़े कर सकती है, मुसीबत का सबब बन सकती है। और यही वजह है कि दोनों बगावत से और बागियों से परेशान है। ब्रजेश, अब सबसे खास बात यह कि इससे पार पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कर क्या रही हैं, क्योंकि मुश्किलें तमाम हैं और वक्त है बहुत कम। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे जो है प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं या फिर दूसरी पार्टी में जाने का जो है रास्ता देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों पार्टियां मैनेज करने में लगी हैं, उन्हें कन्विंस करने में लगी हैं कि देखिए, आपकी एक बगावत से अगर एक सीट का नुकसान होता है तो उससे पार्टी को नुकसान होगा, और अगर सरकार बनती है तो फिर आगे आपको एकोमोडेट किया जाएगा, आपको कुछ ऐसा किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा ताकि आपका क्षतिपूर्ति हो सके जो है। तो मैनेज करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। दोनों तरफ के जो रणनीतिकार है, जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो लगे हुए हैं बागियों को मैनेज करने में, बागियों को मनाने में, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बगावत इतनी उग्र हो गई है कि वो पार्टी के लिए नुकसानदेह स्थिति है। आप नरेंद्र नगर सीट का ही जिक्र कीजिए, सुबोध उनियाल वहां से विधायक हैं। सुबोध उनियाल की सीट से ही ओम गोपाल रावत, जिनको पूरी उम्मीद थी, उन्हें निर्दलीय से पार्टी में लाया इसलिए गया था ताकि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन जब मौका आया सुबोध उनियाल को रिपीट कर दिया गया वहां से। ऐसे में ओम गोपाल रावत ने झंडा बुलंद कर दिया और सीधे सीधे अब वो जो है या तो कांग्रेस में जाकर के जो है, कांग्रेस से टिकट मिलता तो कांग्रेस से लड़ेंगे, नहीं निर्दलीय लड़ेंगे। और वो एक मजबूत चेहरा था जो पिछली बार जो है महज कुछ वोटों से ही चुनाव हारा था, तो ऐसे में वो पार्टी के लिए नुकसान पैदा कर सकता। इसी तरीके के कई ऐसे नाम हैं जो पार्टी के लिए मुश्किलात खड़े कर सकते हैं। बीजेपी ने 10 विधायकों के टिकट काटे हैं, 21 नए चेहरों को शामिल किया है, तो जाहिर तौर पर असंतोष होना लाजमी है। अभी बहुत सारे दूसरी लिस्ट में राजकुमार ठुकराल को हमने देखा था किस तरह से रोते नजर आए थे जो है। शैला रावत ने जो है केदारनाथ से उन्होंने हिदायत दे ही दी थी कि अगर पार्टी जो है चेहरा तय नहीं करती तो कार्यकर्ताओं से राय लेने के बाद आगे कदम उठाऊंगी। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ पीछे की बगावत को रोकना उनके लिए मजबूरी, बल्कि आगे भी एक प्रत्याशी को अगर टिकट दे रहे हैं तो बाकियों को मैनेज करना वो भी एक बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बन चुकी है दोनों पार्टियों के लिए।
ब्रजेश, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस वक्त मुसीबत का सबब बने हुए हैं ये बागी तेवर अख्तियार किए हुए नेता, जिनको उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलेगा, टिकट मिला नहीं, तो टिकट कटने के बाद या टिकट कटने के डर से सभी अपनी तैयारी करे बैठे हैं और अब ये बगावती तेवरों के साथ दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। खबर देहरादून से है। कांग्रेस में ज्यादातर सीटों पर नेताओं के बगावती तेवर हैं। टिकट न मिलने से नाराज नेता पार्टी से बगावत कर सकते हैं। कई सीटों पर टिकट न मिलने वाले नेताओं ने ऐलान भी कर दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का। अब ऐसे में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है इस वक्त कांग्रेस। परिसंपत्ति मामले पर कर्नल अजय कोठियाल की सीएम धामी पर वार की यहां पर जो तस्वीर है वो सामने आई है। कोठियाल ने सीएम धामी से परिसंपत्ति को लेकर सुलगते सवाल किया। कोठियाल ने पूछा, परिसंपत्ति मामले पर धामी जी कहते हैं कि उन्होंने सब हल कर दिया, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर भूमि 21 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है? धामी जी ने क्या किया? टिहरी बांध की करोड़ों रुपए की संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। धामी जी ने क्या किया? परिवहन विभाग की 700 करोड़ रुपए की संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। धामी जी ने क्या किया? भीमगौड़ा, रामगंगा, लोहिया हेड के बैराज आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। धामी जी बताएं कि क्या किया? दर्जन भर के करीब विभागों की करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि और संपत्तियां आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। धामी जी बताएं क्या किया? कर्नल कोठियाल ने कहा कि अगर आज उत्तराखंड को हमारी परिसंपत्तियों का मालिक बना दिया जाए तो हमारे राजस्व में लाखों करोड़ों की वृद्धि होगी। इस राशि से उत्तराखंड में अच्छे स्कूल, गांव में अच्छे अस्पताल, युवाओं को रोजगार, मुफ्त बिजली पानी की सुविधा दी जा सकती है। क्या श्री पुष्कर सिंह धामी जी बता सकते हैं किन मुद्दों को वो सॉल्व करके आए हैं, किनका वो सॉल्यूशन पूरा ठीक से करके आए हैं? हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग की 13,000 हेक्टेयर भूमि अभी भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। क्या ये सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आए हैं? टिहरी बांध की करोड़ों रुपए की संपत्ति आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या धामी जी ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं? हरिद्वार, कालागढ़ और बनबसा में स्थित बैराज आज भी उत्तर प्रदेश के कब्जे में है। क्या ये समाधान पुष्कर धामी जी लेकर के आए हैं? दर्जनों सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए की भूमि आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या ये सॉल्यूशन लेकर के आए हैं पुष्कर धामी जी? THDC हाइड्रो प्रोजेक्ट के उत्तर प्रदेश की 25% पूंजी उत्तराखंड को मिलनी है, आज तक नहीं मिल पाई। क्या इसका कोई सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आ पाए हैं? कुंभ क्षेत्र की 697 हेक्टेयर भूमि आज भी उत्तर प्रदेश के पास में है। क्या ये सॉल्यूशन धामी जी लेकर के आए हैं? ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के पास में हैं, जिनका कि धामी जी सॉल्यूशन बोलते हैं पूरा करके आ गए। अगर आज उत्तराखंड को इन संपत्तियों का मालिक बना दिया जाए तो पता है इतना ज़्यादा पूंजी उत्तराखंड के पास आनी शुरू होगी कि यहाँ पे अच्छे स्कूल बनेंगे, यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जनता को दिया जाएगा। टिहरी डैम से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, अगर उसी को उत्तराखंड को मिल जाए तो पूरे उत्तराखंड को मुफ्त बिजली सरकार आराम से दे सकती है। कोठियाल ने सीएम धामी से परिसंपत्ति को लेकर सवाल पूछे हैं, सुलगते सवाल हैं। पूछा कि जो अभी तक उत्तर प्रदेश के पास पेंडिंग पड़ी हमारी प्रॉपर्टी है उसका क्या किया, उस पर क्या किया? इस पर जवाब दें पुष्कर सिंह धामी। कोठियाल ने सीएम धामी से परिसंपत्ति को लेकर सुलगते हुए सवाल किए और ये बोला कि अगर वो हमारी संपत्तियां हमको वापस मिल जाती हैं तो उनसे आने वाला रेवेन्यू उत्तराखंड के विकास कार्य में इस्तेमाल हो सकता है।
कर्नल अजय कोठियाल की डिजिटल नव परिवर्तन संवाद का चौथा दिन है आज। उत्तराखंड की लाइफलाइन चालक परिचालकों से संवाद करेंगे कोठियाल। दिल्ली में आपकी जीत में ऑटो टैक्सी चालकों की अहम भूमिका है। अपने हर अभियान में ऑटो टैक्सी चालकों को जोड़ रही है आम आदमी पार्टी। समाज के अलग अलग वर्ग से संवाद एक अच्छी पहल है। 27 जनवरी तक चलेगा डिजिटल नव परिवर्तन संवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही टैक्सी और ऑटो चालकों को पूरा फोकस करती रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान में भी पूरा उन पर फोकस किया गया था और उनसे संवाद किया गया था। और अब उत्तराखंड में भी वही जो चीजें हैं उनको एप्लीकेबल किया जा रहा है। खबर देहरादून से, किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने का विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ज्वाइन कर टिहरी से चुनाव लड़ने की है अटकलें। बीजेपी के नेता किशोर उपाध्याय का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में बाहरी प्रत्याशी को घुसने नहीं देंगे, ये कह रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, जो बीजेपी के नेताओं को भा नहीं रहे हैं। बीजेपी के नेता किशोर उपाध्याय का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम भी मीडिया के माध्यम से और कई समय से सुन रहे हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी की जो मूल विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं तो सभी का ये कहना है कि बाहरी प्रत्याशी की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई विकास पुरुष नहीं है, इतने बड़े कोई काम नहीं किए हैं। उनका 10 साल का कार्यकाल देखा जाए तो 0 है। और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व को, चाहे मोदी जी की माता जी को गाली देने की बात हो, चाहे अमित शाह जी को तड़ीपार करने की बात हो, तो इस टाइप की बातें जो व्यक्ति करता है, जिस पे तमाम आरोप हों, और उसको भाजपा के लोग, हमारे प्रत्याशी कहां बर्दाश्त करेंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने साफ किया कि रानीखेत विधानसभा सीट पर उनकी पत्नी के कोई ना तो दावेदारी है ना आवेदन किया। उनकी पत्नी हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं और हाईकोर्ट आना जाना रहता है। चुनाव लड़ने की बातों में कोई दम ही नहीं है। तो अजय भट्ट अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर साफ कर रहे हैं। मैं बहुत साफ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक कभी भी पार्टी को धर्म संकट में नहीं रखा, अपने लिए टिकट नहीं मांगा। जब अपने लिए नहीं मांगा तो पत्नी के लिए क्यों मांगेंगे? कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, वो उनकी मांग है। मैंने अपनी पत्नी को जाने से भी रोक दिया है। मैंने कहा वहाँ जाएंगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर मेरा किराए का मकान है, हम जाते रहते हैं। मेरी पत्नी प्रैक्टिस करती हैं, वो लॉयर हैं हाईकोर्ट में, तो आना जाना है। वहाँ जाने से लोगों को लग रहा था कि परिवार का कोई आना चाहिए। मैंने पत्नी से कहा कि आप वहाँ जाइए भी मत, गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसलिए कहीं से कहीं तक न मैंने कभी कहा, न कभी कहता हूँ, न मेरी पत्नी ने कहा। और वहीं भाजपा संगठन ने बीते दिन 59 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। पहली सूची यानी जारी कर दी। हालांकि 11 नाम अब भी बाकी हैं। 11 विधानसभा सीटों पर कशमकश की जो स्थिति है वो अब भी बनी हुई है। प्रत्याशियों की सूची जारी होना अब भी बाकी है और यहां पर सरदर्दी भी खूब है, जिसको लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की बैठक हुई। 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को लेकर यहां गहन मंथन भी हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 11 विधानसभा सीटों के लिए विचार विमर्श चल रहा है। अगले कुछ दिनों में इन 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची को रोका गया, जो कि संगठन की एक रणनीति का हिस्सा है। लिहाजा मंगलवार या बुधवार तक इन विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। देखो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तैयार है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं। तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। सर, कई सीटों पर बगावत।
रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी करने वाले तेलूराम प्रधान को टिकट नहीं दिए जाने पर उनके समर्थकों ने गुस्सा जताया। समर्थक मनोज धनगर का कहना है कि रानीपुर में तेलूराम प्रधान की अच्छी पकड़ है और वो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट को टिकट न देकर कांग्रेस ने इस क्षेत्र से अपनी हार निश्चित कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर तेरी खैर नहीं, हरीश रावत जी से बैर नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर तेरी खैर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश गोदियाल जिंदाबाद। निश्चित रूप से जो पार्टी की तरफ से कैंडिडेट का जो चयन हुआ है निश्चित रूप से बहुत गलत निर्णय है पार्टी का। पार्टी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस सीट का आधार क्या है। यहाँ पर जो पाल धनगर समाज है, भाई तेलूराम जी जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम कर रहे थे, उनके अपनी खुद की बिरादरी की जो वोट है 25,000 वोट है निश्चित रूप से, जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होती हैं। चाहे वो रैली हो या जितने भी परिवर्तन यात्रा हो या राहुल गांधी जी की रैली हो या तमाम जितने भी काम करने का काम करते हैं, वो पाल धनगर समाज यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम करता है। यदि पार्टी को इस तरह का निर्णय लेना तो निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर हार का सामना करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। कैंट विधानसभा से हरवंश कपूर की पत्नी और रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन कर दिया। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस के चलते मेरे समर्थक नामांकन में नहीं पहुंच रहे। कांग्रेस से कड़े मुकाबले पर काऊ का कहना है कि हीरा सिंह बिष्ट डोईवाला से लड़ रहे हैं और उनका रायपुर से कोई लेना देना नहीं, फिर भी चुनाव में उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। हीरा सिंह डोईवाला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका रायपुर की सीट से कोई लेना देना नहीं। ये तमाम बातें उनकी जुबान से इस दौरान में कही गई हैं। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। केंट विधानसभा से हरवंश कपूर की पत्नी और रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस के चलते उनके समर्थक नामांकन में पहुंच नहीं पाए, यानी उनके पास में एक बड़ा जनसमर्थन है, एक बड़ा जनसैलाब है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के तहत अब हद से हद आप 5 लोगों के साथ में पहुंच सकते हैं नामांकन दाखिल करने के लिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं, और आप अपने घर बैठे ऑनलाइन भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले होता क्या था कि नामांकन के दौरान में एक शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था, लेकिन फिलहाल में क्योंकि कोविड गाइडलाइंस है, ऐसे में सिर्फ गिनती के कुछ लोगों के साथ में ही आप नामांकन दाखिल करने के लिए जा सकते हैं। तो कांग्रेस से कड़े मुकाबले पर काऊ ये कह रहे हैं कि हीरा सिंह बिष्ट डोईवाला से लड़ रहे हैं और उनका रायपुर से कोई लेना देना ही नहीं, फिर भी चुनाव में उनका कोई कंपटीशन भी नहीं है। 3 दिन से लगातार नॉमिनेशन के लिए फोन आ रहा था, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि गाइडलाइंस जो हैं हमारी, उनके पालन के लिए मैं उनको मौका नहीं दे पाया कि वो प्रतिनिधि। 3 दिन से लगातार नॉमिनेशन के लिए फोन आ रहा था, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि गाइडलाइंस जो हैं हमारी, उनके पालन के लिए मैं उनको मौका नहीं दे पाया कि वो। टिकट वितरण के बाद काशीपुर बीजेपी में असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं, सिर्फ 2 लोग नाराज हैं जिन्हें जल्द ही मना भी लिया जाएगा। काशीपुर प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा का कहना है कि असंतोष सभी पार्टियों में है, लेकिन असंतोष परिवार का मामला है जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तो कुछ दिनों की बात है, ऐसा होता है हर इलेक्शन में, जब ऐसा हुआ है, ऐसा थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये परिवार ही रहेगा। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन परिवार ही रहता है। तो कुछ दिनों की बात है। अगर मैं यहीं बोल दूं कि यहाँ पर अभी मेरे ऑफिस में ही 20-25 आदमी बैठे हैं, तो क्या बात सही होगी? वो बोलने को तो जो मर्जी बोल दो, प्रेस के सामने जो मर्जी बोल दो। तो प्रेस के सामने 100 आदमी को उन्होंने 400 बना दिया, तो हम कहें कि साहब आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े उसमें कोई विरोध हुआ है। कोई बड़े विरोध बड़े में नहीं हुआ है। 2 मुख्य तौर पर 2 हमारे साथी हैं जो लंबे समय से हमारे सहयोगी हैं, राम मल्होत्रा और उषा चौधरी जी, वो मेरी बहन है और उनमें विरोध है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विरोध
एक आध 2 दिन के अंदर अंदर या जल्दी वो विरोध खत्म हो जाएगा। खानपुर विधानसभा सीट से इस बार जो तमाम खबरें हैं वो ये बताती हैं कि ये जो सीट है वो बड़ी हॉट सीट हो गई है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने 4 बार विधायक रहे प्रणव सिंह को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काटकर उनकी पत्नी देवयानी सिंह को टिकट दिया। कांग्रेस अपने प्रत्याशी की भी जल्द घोषणा करने वाली है। बता दें कि चुनाव से पहले निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने क्षेत्र की जनता के दिलों में जगह बना ली और जो जरूरी कार्य थे वो विधायक बनने से पहले ही पूरे कर लिए। इसी को लेकर उमेश शर्मा से हमारे संवाददाता सुनील पटेल ने की खास बातचीत, देखिए। दो 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं और नामांकन की भी लगभग आखिरी डेट आने वाली है। उसी को देखते हैं 14 फरवरी को जो है मतदान होना है, जिसमें देखा जाए तो खानपुर विधानसभा एक जो है शॉर्ट सीट बन गई है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर 4 बार से लगातार प्रणव सिंह विधायक बनते आ रहे थे, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी देवयानी सिंह को टिकट दिया है, जिसको लेकर के जो राज्य आंदोलनकारी थे उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर उनका बहिष्कार करने की बात कही है। तो वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और वो इस बार विधानसभा चुनाव खानपुर में आए हुए हैं और लगातार लोगों के दिलों में जगह उन्होंने बना ली है। लेकिन देखना होगा कि जो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले जानना ही चाहूँगा जिस तरह से आपकी तैयारियाँ हैं और देखा जाए तो चुनौती यहाँ पर अब देखी जा रही है, क्योंकि जो परिवार एक ही है प्रणव सिंह का, उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव इस बार? विधानसभा चुनाव हो या जिला पंचायती का हो या प्रधानी का, जनता के हाथ में होता है। जनता को जो अच्छा लगता है जनता उसको चुनती है और सभी प्रत्याशियों के लिए, नेताओं के लिए ये एक चुनौती होती है कि उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना है। हमने पिछले 2 माह में वो ऐतिहासिक काम किए हैं जो 20 सालों में सरकारें नहीं कर पाई, नेता नहीं कर पाए। हमने जनता से वोटों की अपील की, सिर्फ ये कहकर कि आप हमारे 2 महीने के काम देखिए और 20 साल के कामों को कंपेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हम सक्षम हैं, हम आपकी सेवा कर पाएंगे, हम आपके क्षेत्र में काम कर पाएंगे, तो हमारे 2 महीने के कामों को देखते हुए आगे के लिए मौका दीजिए। एक व्यक्ति को 4 बार क्षेत्र की जनता ने मौका दिया और वो आज कहीं ना कहीं आहत हैं और महसूस करते हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि एक बार बदल कर देखने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को तो आप देख ही चुके हैं। ये हमारे साथ शर्मा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि निर्दलीय चुनाव मैदान में है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह इस बार जो खानपुर की जनता है वो किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और उमेश शर्मा जी का जिस तरह साथ मिल रहा है क्षेत्र की जनता का, वो इस बार कैसे जीत निश्चित कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मैं न्यूज और वही धनौल्टी के कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह बिष्ट ने विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होने पर आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि धनौल्टी की जनता बदलाव करने जा रही है। जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह पवार ने क्षेत्र की जनता को ठगने का काम किया, उसका बदला इस बार की चुनाव में जनता जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई गाँव आज भी ऐसे जहाँ सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं और कई समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब बनना जरूरी है। उन्होंने पूर्व विधायक प्रीतम सिंह पवार पर कहा कि अपनी विधायक निधि को उन्होंने अपने खास लोगों में बांटने का काम किया, जबकि 5 सालों में जनता के संपर्क में वो रहे ही नहीं। जनता मेरी उस मेहनत को, मेरी उस जिम्मेदारी से काम करने के तौर तरीके को समझ करके मुझे 5 साल सेवा का अवसर प्रदान करेगी और मुझे सेवा का अवसर मिलने पर मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं धनौल्टी में विकास की एक ऐसी नई इबारत लिखने का काम करूंगा जो अपने आप में मिसाल पेश करेगी। हूं कि धनौल्टी के अंदर जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी सेवाओं के अलावा जो और स्कोप है कि बाहर छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए न जाना पड़े, इसके लिए वहां पर पर्यटन से स्वरोजगार। धनौल्टी के अंदर जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको सरकारी सेवाओं के अलावा जो और स्कोप है कि बाहर छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए न जाना पड़े, इसके लिए वहां पर पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं, असीमित संभावनाएं हैं, उन पर काम करके उनको यहीं पर स्थानीय स्तर पर काम उपलब्ध कराया जाए।
श्रीनगर विधानसभा सीट से यूकेडी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष और प्रत्याशी मोहन काला ने जिला मुख्यालय पौड़ी में अपना नामांकन पत्र भर दिया है। नामांकन भरने के बाद मोहन काला ने कहा कि पिछले 21 सालों में राष्ट्रीय पार्टीज द्वारा श्रीनगर विधानसभा की घोर उपेक्षा हुई है, लेकिन इस बार जनता दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। उनका कहना है कि जिस तरह से लोगों का रुझान क्षेत्रीय पार्टी की ओर बढ़ा, इससे साफ जाहिर है कि इस बार जनता क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत के साथ विधानसभा भेजने के लिए तैयार है। सीट है और बहुत बड़ी हॉट सीट है और घमासान है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, विशेषकर भाजपा और कांग्रेस ने 21 साल में जो यहाँ पर तबाही मचाई है, उसका रिजल्ट उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बड़ा सकारात्मक रहेगा। और यही कारण है कि आज की तारीख में चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो और कांग्रेस का प्रत्याशी हो, घर घर जा रहा है और जिस तरह से जनता उन्हें क्वेश्चन कर रही है, पूछ रही है, और जिस तरह से उनका व्यवहार जनता के प्रति है, जनता उनको सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। लालकुआं में पुलिस की तरफ से लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सभी चेक पोस्ट पर स्थानीय पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान, फ्लाइंग स्क्वाड, एलआईयू और कई विभाग की कंपनीज चेकिंग अभियान में मुस्तैद हैं। हरवंश सिंह एसपी सिटी ने खुद मौके पर पहुंचकर तमाम गाड़ियों को रुकवाया, उनकी चेकिंग की। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान 50,000 से ज्यादा की राशि ले जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग की बनी गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्रवाई होगी। यहाँ पर जो हमारा चेक पोस्ट है सुभाष नगर का, यहाँ पर आया हूँ। जितने हमारे सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल्स हैं और पैरामिलिट्री के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हैं, सबको ब्रीफ किया गया है कि यहाँ बैरियर पर किस प्रकार की चेकिंग होनी है और किस तरीके से चेकिंग होनी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा पुलिस बल है और सीआरपीएफ के जवान हैं, सब लोग अलर्ट हैं, अच्छे से चेकिंग की जा रही है। और अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु किसी के पास से या कुछ भी प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार।